Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we are doing third chapter of economics, that is senses and sample methods of collection of data. In this chapter, we have discussed about the concept of senses and sample and methods of statistical inquiry. That there are two methods of statistical inquiry. First one is census methods and second is sampling methods. So today we discuss about how can we choose a sample, how can we select a suitable sample that will suitable and represent to the whole universe. So let us start methods of sampling. Basically there are two methods of sampling. First one is random sampling and second is no random sampling. Let us start from random sampling. Random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. स्टूडेंट्स रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड होता है जिसमें ईच एंड एवरी यूनिट को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का. फॉर एग्जांपल एक डाइस है जिसके ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6. तो हमने जब उस डाइस को थ्रो किया तो सभी को इक्वल चांस है, हम अपना आइडिया नहीं, हम अपना नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं बट वो नंबर आता नहीं, तो सभी को इक्वल चांस है कि कोई भी नंबर आ सकता है. व्हेन वी गिव द इक्वल चांस टू ईच एंड एवरी यूनिट, दैट मेथड इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग. एज हेड एंड टेल्स ऑफ अ कॉइन, these two sides of a coin also have a equal chance. So this type of method is known as random sampling, in which there are equal chance of every unit. So other words, there is an equal probability, इक्वल चांस होते हैं फॉर एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स बीइंग सिलेक्टेड. तो सिलेक्ट होने के सभी को इक्वल चांस है. विच ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स वुड गेट सिलेक्टेड इन द सैम्पल इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर. तो आइटम को चूज़ करना हमारे हाथों में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. जो भी नंबर आएगा वही हमें उस नंबर को अपनाना पड़ेगा, तो हमारे कंट्रोल से परे है. This is used particularly when various items of the universe are homogeneous. तो इस तरह की मेथड को हम कब सिलेक्ट करते हैं, जब यूनिट्स सभी ही सेम नेचर की हो. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ओके, लेट अस we discuss about students of +1 class. तो they are basically all the students are of same age group के होते हैं, तो सभी ही इक्वल हैं, तो सभी को इक्वल चांस दिया जाता है कि कोई भी 4 और 5 स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये मेथड कब सूटेबल होता है, व्हेन द यूनिट्स आर ऑफ होमोजीनियस. दिस मेथड इज इम्पार्शियल एंड इकोनॉमिकल. ये मेथड इम्पार्शियल है और इकोनॉमिकल है. इम्पार्शियल कैसे, कोई भेदभाव नहीं है, सभी यूनिट को इक्वल चांस है, कोई भी सिलेक्ट हो सकती है. और इकोनॉमिकल भी है, ना ही तो एफर्ट्स ज़्यादा लगते ना ही टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि हमने तो सभी को इक्वल चांस दिए, कोई भी सिलेक्ट हो जाए. ओके, 30 में से मान लो हमें 5 सिलेक्ट करनी है, तो 5 कोई भी हो सकती है, आगे वाली ले लो पीछे वाली ले लो, जो हमें लेनी है इक्वल चांस है, कोई भी सिलेक्ट हो सकती है. रैंडम सैम्पलिंग में बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो आगे रैंडम सैम्पलिंग 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज लॉटरी मेथड एंड सेकेंड इज टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस lottery method. Lottery method. In this method, paper slips are made for each item of the universe. These slips are shuffled in a box. Then impartially some of the slips are drawn to form a sample of the universe. तो इस मेथड में क्या होता है, अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के सभी के नेम स्लिप्स पे राइट कर लेते हैं, 10 के 10 स्टूडेंट्स के, और उन सभी स्लिप्स को हम एक बॉक्स में डालते हैं और शफल करने के बाद कोई भी 2 3 हम सिलेक्ट कर लेते हैं. तो सभी को क्या हुआ, इक्वल चांस हुआ, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है और सभी को क्या हुआ, इक्वल चांस हुआ, तो कोई भी स्लिप आ सकती है. तो ये मेथड है लॉटरी मेथड.
Now, table of random numbers. Some statisticians have prepared a set of tables called tables of random numbers. A sample is framed with reference to these tables. Of all these tables, Tippert's table is almost widely used. तो टिपत कौन है? एक इकोनॉमिक्स हैं, मोस्टली उसी का ही ये मेथड फॉलो किया जाता है. यूजिंग 41,600 फिगर्स, Tipat has involved 10,400 numbers comprising 4 units. For the use of this method, all the unit of universe are first arranged in an order. तो इसमें क्या होता है, सभी को पहले एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. Then using Tipper's table, required number of items are selected as are needed for a sample. तो टेबल बना के हम विंग सिलेक्टेड कर लेते हैं. जैसे पहले फर्स्ट नंबर सिलेक्ट किया, फिर 11th सिलेक्ट किया, तो ऐसे मतलब इक्वल चांस दे के सभी को अरेंज करके फिर उसमें से डाटा सिलेक्ट किया जाता है. नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रैंडम मेथड. फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है. फर्स्ट मेरिट है, दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल वाइस. इसमें इन्वेस्टिगेटर की कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती. ये मेथड उसकी पर्सनल ओपिनियन से फ्री है. सेकेंड, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस. तो ऑब्वियसली रैंडम मेथड में सभी यूनिट को इक्वल चांस दिए जाते हैं. थर्ड, द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंट बाय द सैंपल. तो जो भी सैंपल हम चूज़ करते हैं वो सारे ही डाटा को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि सभी को इक्वल चांस हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट इज, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. तो बिल्कुल आसान मेथड है. तो सैंपल को चूज़ करना बिल्कुल ईजी है क्योंकि सभी को इक्वल चांस है. हमें कोई सोचना नहीं पड़ता कि किसको सिलेक्ट करें किसको ना करें. Now demerits. First point is, this method does not guarantee proportionate presentation of different items of a universe. तो ये मेथड गारंटी नहीं करता कि जो सैंपल हमने चूज़ किया है वो सारे ही होल डाटा को रिप्रेजेंट करे. ओके, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट है, उसमें से 5 इंटेलिजेंट है तो 5 वीक है. हमें चाहिए थे मिक्स भी, 2 बच्चे इंटेलिजेंट 2 वीक. हमने जो सैंपल चूज़ किया क्या पता वो चारों ही वीक आ जाएं या फिर चारों ही इंटेलिजेंट आ जाएं. तो ये मेथड सारे ही होल डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो ये गारंटी नहीं है कि ये मेथड सही हो. सेकेंड, रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स. कई बार क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं वो सैंपल में चूज़ नहीं हो पाती. तो दीज आर द डीमेरिट्स. ओके, तो रैंडम सैम्पलिंग आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स. रैंडम सैम्पलिंग व्हेन वी गिव ईच एंड एवरी यूनिट हैव इक्वल चांस, जिसमें सभी के पास इक्वल चांस होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग. नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सी होती है, उसका ऑपोजिट हुआ रैंडम का. रैंडम के में सभी को इक्वल चांस होते हैं और नॉन रैंडम में सभी यूनिट्स को इक्वल चांस नहीं होते. नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन विच ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस. जिसमें सभी को इक्वल चांस नहीं दिया जाता. इंस्टेड कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना पर्सनल जजमेंट लगाता है फिर ही आइटम्स को सिलेक्ट करता है. अब नेक्स्ट है जो टॉपिक वो नॉन रैंडम की टाइप्स हैं. फर्स्ट है पर्पोजिव सैम्पलिंग. पर्पोजिव, एज नेम सुजेस्ट्स दैट पर्पोजिव इन्वेस्टिगेटर चेक हिज पर्पस एंड सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस. तो जो इन्वेस्टिगेटर है पहले वो अपना पर्पस चेक करता है फिर ही इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन के लिए आइटम्स को सिलेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोडक्शन चेक करनी है कि कितनी स्टील की इंडस्ट्रीज़ है तो हम उसी के रिगार्डिंग ही डाटा सिलेक्ट करेंगे, किसी अदर इंडस्ट्री को इंक्लूड ही नहीं करेंगे. तो देखो, now let us read. Purposive sampling is that method in which the investigator himself make the choice. खुद ही अपने अकॉर्डिंग चॉइस करते हैं जो डाटा को होल डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करे. तो अपना पर्पस देखो फिर ही डाटा को सिलेक्ट करो कि किस तरह का डाटा हमें चाहिए. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड. फर्स्ट मेरिट इज दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल.
ये मेथड फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली टर्न्ड टू द पर्पस। जो भी हम आइटम सिलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल हमारे पर्पस से रिलेटेड होती हैं। थर्ड, इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। तो अपना पर्पस देखो, अपना मकसद देखो कि कैसे आइटम्स चाहिए, तो उस तरह का डाटा सिलेक्ट कर लो। अगर हमें वीक बच्चे चाहिए तो उस तरह का डाटा ले लो, स्पोर्ट्स वाले चाहिए तो उस तरह के बच्चे सिलेक्ट कर लो, इंटेलिजेंट चाहिए तो उस तरह के स्टूडेंट सिलेक्ट कर लो, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो उस तरह की। तो इन्वेस्टिगेटर अपना पर्पस देखता है और फिर बच्चों को उस तरह के सैंपल को चूज़ करता है। तो ये मेथड हुआ रजे सिंपल मेथड। नाउ डीमेरिट्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल वॉइस। तो यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। बिकॉज ऑफ द पर्सनल वॉइस रिलायबिलिटी बिकम्स डाउटफुल। तो रिलायबल होना भी मुश्किल है कि हम विश्वास करें या ना करें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर के पर्सनल व्यूज़ ऐड हो जाते हैं।